कि यूपीएससी की तैयारी में खास तौर पे हिंदी मीडियम के हमारे जो बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा चैलेंज जो आता है वो जनरली इकोनॉमिक्स में आता है। तो इकोनॉमिक्स जो आपकी एक वीकनेस है, जो आमतौर पे एक वीकनेस, एक कमजोरी मानी जाती है, ये आपकी एक इस तरह की स्ट्रेंथ बन सकती है कि आपका यूपीएससी में, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो जो तकरीबन 15 सवाल आपके आते हैं प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स के, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उनमें से करीब करीब 12 सवाल ठीक करके आए। क्या जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इकोनॉमिक्स को छोड़ ही क्यों नहीं देते, भाई नहीं आती तो जाने देते हैं यार, छोड़ देते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? इसका एक शब्द का आंसर है नहीं। इसका जो एक हवा बना दिया गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसका हवा बना दिया है, बहुत सारे यहाँ वहाँ सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं लोग, उन्होंने इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा हवा बना दिया है। ये कोई हवा नहीं है, ये आपका केवल एक विषय है। इकोनॉमिक्स का लर्निंग कर्व कुछ ऐसा होता है कि शुरुआत में क्या होता है, बड़ी ऊंची चढ़ाई होती है जिसमें बहुत ज्यादा चढ़ाई है, जिसमें एक्चुअली हार्ड वर्क है। लेकिन एक बार आप अगर इसको पूरा कर लेंगे तो फिर एक स्लोप पे साइकिल चलाने जैसा है, जहां पे आपको तेज हवा लगेगी, फिर आपको बहुत मजा आएगा, फिर ये बहुत आसान है, इससे आसान कोई विषय नहीं। ये और ज्यादा जरूरी है, क्या करें से ज्यादा जरूरी ये है कि क्या ना करें, क्योंकि करें वाली बात बच्चे मान लेते हैं, ना करें वाली बात कोई नहीं मानता। छोड़ के जाना है ये तो पाप है, ये सोचना भी पाप है। आप में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं इको पढ़ के नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी की तैयारी में हम सभी को बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह कहना गलत होगा कि कोई भी एक विषय जो होता है वो कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, या कोई एक विषय ऐसा है जो बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट और वो जिस बैकग्राउंड से आया है, जो उसको उसके शौक हैं, जो उसके इंटरेस्ट हैं, उसके हिसाब से हर स्टूडेंट को कुछ चीजें आसान लग सकती हैं, कुछ चीजें मुश्किल लग सकती हैं। ये एक नॉर्मल, एक सामान्य प्रक्रिया मानी जा सकती है। लेकिन तब भी अगर मैं अपने अनुभव के आधार पे कहूं, मेरा जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का पढ़ाने का, और केवल मेरा नहीं, बहुत सारे हमारे साथी टीचर्स जो हैं, अगर मैं उनसे भी बात करता हूं, तो एक जो कंसेंसस निकल के आता है, एक जो सर्वसम्मत विचार निकल के आता है, वो ये आता है कि यूपीएससी की तैयारी में खास तौर पे हिंदी मीडियम के हमारे जो बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा चैलेंज जो आता है वो जनरली इकोनॉमिक्स में आता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है कि बहुत सारे बच्चे अक्सर ये मान के चलते हैं कि यार ये तो मेरे से होगा ही नहीं, ये मेरे बस की बात बिल्कुल नहीं है, इसको मैं छोड़ के चला जाऊंगा, या केवल एनसीईआरटी एक बार पढ़ लूंगा, या मुझे कहीं से किसी टीचर के कुछ नोट्स वोट्स मिल गए, एक बार मैं उनको पढ़ लूंगा, जो दो चार सवाल हो गए, जो नहीं हुए वो नहीं हुए। ये एक लोगों की रणनीति अक्सर रहती है, और इसी तरह से एक कॉम्प्रोमाइज्ड तरीके से, एक समझौता करने वाले अंदाज में वो इकोनॉमिक्स को पढ़ के जाते हैं। अगर मैं आपसे यह कहूं कि अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो इकोनॉमिक्स जो आपकी एक वीकनेस है, जो आमतौर पे एक वीकनेस, एक कमजोरी मानी जाती है, यह आपकी एक इस तरह की स्ट्रेंथ बन सकती है कि आपका यूपीएससी में, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो जो तकरीबन 15 सवाल आपके आते हैं प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स के, अगर मैं आपसे यह कहूं कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उनमें से करीब करीब 12 सवाल ठीक करके आएंगे, विच इज अ वेरी गुड नंबर। आपको पता है प्रीलिम्स में आधे से भी कम कट ऑफ जाता है जनरली, तो अगर मैं 15 में से 11-12 का आपको दावा करा दूं तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है। तो आज जो है अगले 15-20 मिनट में मैं आप लोगों के सामने बस यही चर्चा करना चाहता हूं कि आप लोग जो बिगिनर्स हैं, जिनका खास तौर पे इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड नहीं है, जो बच्चे इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन वगैरह करके आए हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जिनका इकोनॉमिक्स में बैकग्राउंड नहीं है, वो इकोनॉमिक्स के साथ ऐसा क्या करें, कैसे इकोनॉमिक्स पढ़ने पर फोकस करें कि उनका इकोनॉमिक्स पर इस तरीके का कमांड हो जाए कि वो लोग जो हैं एक अच्छे तरीके से, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इकोनॉमिक्स को कर पाए। तो आज का यही हमारा टॉपिक है। मैं आपको क्या बताने वाला हूं, यूपीएससी की बिगिनर्स के लिए, खास तौर पे हमारे उन बच्चों के लिए जो बिगिनर्स हैं, इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन गाइड में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको इकोनॉमिक्स की तैयारी करनी है। चलिए, तो इसके पहले हम इस चर्चा को शुरू करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यार यूपीएससी में इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या यह बहुत जरूरी है कि हमको इकोनॉमिक्स आती हो? क्या जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इकोनॉमिक्स को छोड़ ही क्यों नहीं देते, भाई नहीं आती तो जाने देते हैं यार, छोड़ देते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? इसका एक शब्द का आंसर है नहीं। आप किसी भी कीमत पर इकोनॉमिक्स को छोड़ने का निर्णय नहीं ले सकते। देखिए, प्रीलिम्स में आपके
सीधे सीधे 15 सवाल इकोनॉमिक्स से आते हैं। कभी आपके 14 हो सकते हैं, कभी 18 हो सकते हैं, कभी 11 हो सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए ऑन एन एवरेज औसतन आपके 15 सवाल के आसपास प्रीलिम्स में आपको इकोनॉमिक्स से देखने को मिलेंगे। मेंस में आपके जीएस 3 के पेपर में इसकी सेंट्रल भूमिका है। 100 नंबर का सीधा सीधा कंटेंट आपका आता ही आता है। तो मेंस के लिए तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। मेंस में 100 नंबर छोड़ के चले जाओगे फिर तो मतलब एग्जाम ही मत दो, कोई पॉइंट ही नहीं हुआ। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा, एक तो ये जो जीएस 3 में डायरेक्ट आ रहा है 100 नंबर का इकोनॉमिक्स, ये तो आ ही रहा है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट जो है, जैसे मान लीजिए आपसे पॉलिटी में कुछ पूछा गया या आपसे गवर्नेंस में कुछ पूछा गया, तो अगर आपको उन चीजों का इकोनॉमिक एनालिसिस करना नहीं आता, आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण करना नहीं आता, तो आप उनके उत्तर भी ठीक से नहीं दे पाओगे। तो आपका ये जो है आपका बहुत बड़ा जुड़ाव होता है बाकी विषयों के साथ भी इकोनॉमिक्स का। एथिक्स के साथ आपका एस्से हो गया, एथिक्स हो गया, आपसे कोई प्रॉब्लम पूछी गई, कोई सामाजिक समस्या भी पूछी गई, तो हर सामाजिक समस्या का एक आर्थिक पक्ष होता है, वो आपको बताना जरूरी होता है। और इंटरव्यू तो ऑब्वियस है ही सही, है ना। इंटरव्यू में तो भाई ऑब्वियसली इंटरव्यू देखो, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनर आपसे इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ सकता है, इकोनॉमिक एनालिसिस पूछ सकता है, और आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं आती सर, मैं छोड़ के गया था। तो इकोनॉमिक्स को छोड़ के जाना बिल्कुल भी विकल्प नहीं है, ये एक सही तरीका नहीं है। बेहतर ये है कि हम उसको कैप्चर करना शुरू करें, उसको समझना शुरू करें। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसके पहले हम इसमें आगे बढ़े, मैं आपको एक बार ये बता देता हूं कि अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से अगर आप जो है, इसके पहले कि आप अगर आगे बढ़ें, तो मैं आपको एक बार बता ही देता हूं कि अगर आपके लिए अभी जो है अनअकैडमी के माध्यम से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर यहां पर आया। आप देख सकते हैं 16,999 रुपए में आपको 12 महीने का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन के साथ अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। देश के सबसे बेहतरीन टीचर्स यहां पर हैं, आप देख सकते हैं, भारत के टॉप एजुकेटर्स हैं, और ये अब तक का लोएस्ट प्राइस है। यूपीएससी 2027-28 की तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। आप देखिए भाई, यूपीएससी में हमारा जो रिजल्ट है वो मेरे ख्याल से किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, सब जानते हैं। तो आप आज ही जुड़िए और अपनी तैयारी को एकदम सही आकार प्रदान कीजिए। यह अब तक का सबसे कम दाम है जो यूपीएससी में अनअकैडमी लेकर आई है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से हम अपनी चर्चा को लेकर आगे जाते हैं। तो भाई, हम क्या बात कर रहे थे? तो देखिए, हमारे यहां एक प्रॉब्लम यह है कि बिगिनर्स को, एक बार हम जब प्रॉब्लम का एनालिसिस कर रहे हैं, तो पहले एक बार यह भी जानने की कोशिश कर लें कि भाई प्रॉब्लम है क्यों। तो प्रॉब्लम होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है, बिगिनर्स को डर क्यों लगता है, उसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि बहुत लोगों की देखो बैकग्राउंड नहीं होता। भाई सीधी सीधी बात है, लोगों की पृष्ठभूमि नहीं है। बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं है। एक तो पृष्ठभूमि दो तरह की होती है, एक तो वो जो आपने कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा हो। ज्यादातर बच्चों ने स्कूल कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं। स्कूल में अगर पढ़ा भी है तो स्कूल में यार मतलब बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। टीचर्स बेसिकली आपको फॉर्मूला लिखवा देते हैं, ग्राफ व्राफ बनाना सिखा देते हैं, आप उनको रट के चले जाते हैं। मतलब दुखद है, लेकिन हमारे यहाँ स्कूलों में कम से कम इकोनॉमिक्स की पढ़ाई तो ऐसे ही होती है। आपको जान के हैरानी होगी, ज्यादातर कॉलेजेस में भी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई ऐसे ही होती है, ठीक है। लेकिन चलिए, तब भी उसके अगर हम माने चलो कॉलेज वाले बच्चे को इकोनॉमिक्स आती होगी, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स का कोई बैकग्राउंड है ही नहीं, ठीक है। दूसरा यार, ये टेक्निकल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो, ये टेक्निकल विषय तो है, इसमें ऐसे बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, आपका रेपो रेट हो गया, आपका फिस्कल ड्रैग हो गया, आपका जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया। ये सुनने में बड़े भारी भारी और डरावने से शब्द लगते हैं कि पता नहीं यार ये क्या टेक्निकल बातें हैं, है ना। ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सी साइंस है जो हमको समझ में ही नहीं आएगी, और ये तो हमने कभी पढ़ी भी नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आसान है, लेकिन तब भी अपनी टेक्निकल जो वोकैबुलरी है उसके कारण ही हमको बड़ा अनअटेनेबल सा लगता है, बड़ा कठिन सा लगता है, ठीक है। ये आपको मैंने बता ही दिया कि हर चैप्टर में आपको नए शब्द मिलते हैं, और ये शब्द आपकी रोजमर्रा की वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं है। इकोनॉमिक्स के जो शब्द आपको रोज आप डेली आप जो आमतौर पे इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स में बोलते हैं, ये वर्ड्स आपके डेली लाइफ का हिस्सा नहीं है। देखिए, ये फर्क होता है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में। पॉलिटी भी बहुत लोगों ने नहीं पढ़ी होती, लेकिन पॉलिटी का हमको थोड़ा सा लिव्ड एक्सपीरियंस होता है। जैसे संसद हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, इन सब चीजों का हो सकता है हमने पढ़ा ना हो, लेकिन तब भी हमको एक लिव्ड एक्सपीरियंस है। अपने रोजमर्रा के जीवन में इन शब्दों का प्रयोग हम अक्सर करते हैं। इकोनॉमिक्स से जुड़े शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है रोजमर्रा के जीवन में, ठीक है। और एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमको इसकी सीमा की कोई जानकारी नहीं है, कि जब हम इस विषय को पढ़ रहे हैं तो भाई कहां तक पढ़ें और कहां से छोड़ दें, ये एनालिसिस हम नहीं कर पाते, ये हम जज ही नहीं कर पाते कि भाई क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारी समझ के एकदम बाहर चला जाता है।
ठीक है, तो या तो हम पूरे टाइम साल 2 साल इकोनॉमिक्स ही पढ़ते रह जाते हैं और हम एक छोटे मोटे अर्थशास्त्री बनने की दिशा में चले जाते हैं, या फिर हम केवल कुछ एनसीईआरटी पढ़ के सोच लेते हैं कि हमारा हो गया, हमारा इकोनॉमिक्स हो गया। दोनों ही ब्लंडर्स हैं, दोनों ही बहुत बड़ी गलतियां हैं, दोनों से हमको बचना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इकोनॉमिक्स सीखने के लिए अब मैं आपको बताऊंगा स्टेप्स। और भाई देखो, पहला स्टेप जो है वो है डर के आगे जीत है। तैयारी जितनी एकेडमिक होती है उतनी ही साइकोलॉजिकल भी होती है। और कुछ हद तक मैंने ये देखा है कि मतलब बच्चे जो होते हैं वो इकोनॉमिक्स को शुरू करते ही इस हद तक डरे हुए होते हैं कि उनका दिमाग जो है वो काम ही नहीं करता, वो बंद हो जाता है। ये जनरली आप किसी भी लाइफ स्किल में देखें। अगर आप मान लीजिए स्विमिंग सीखते हैं, ठीक है, तो जब तक आपके अंदर से पानी का डर नहीं निकलेगा आप ठीक से नहीं तैर पाएंगे। और एक बार आपके दिमाग से पानी का डर निकल गया कि यार मैं नहीं डूबूंगा, यार हल्का पानी है, शैलो पानी है, मैं नहीं डूबूंगा, तो आप जल्दी सीख जाते हो। ये बात है कि नहीं है? कोई भी स्किल, जब बचपन में साइकिल चलानी सीखी होगी तो जब तक लगता था कि यार गिर जाऊंगा, चोट लग जाएगी, तब तक ढंग से नहीं आती थी। जब एक बार वो डर निकल गया कि यार नहीं गिरूंगा, पैर टिका दूंगा, क्या ही हो जाएगा, तो साइकिल ढंग से आती है। तो पहली जो मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज ट्रीट इकोनॉमिक्स जस्ट लाइक अ सब्जेक्ट। इसका जो एक हवा बना दिया गया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसका हवा बना दिया है, बहुत सारे जो है जो यहां वहां सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं लोग, उन्होंने इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा हवा बना दिया है। ये कोई हवा नहीं है, ये आपका केवल एक विषय है। इट इज वन ऑफ द मेनी सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू स्टडी। आप बहुत सारे विषय पढ़ोगे, उसमें से एक इकोनॉमिक्स भी है, तो उतना ही मान के चलो, उतना ही आप इसका सम्मान करो, उतनी ही इस पर ध्यान दो, उतना ही इससे डरो जितना किसी और विषय से डरते हो। ये जो एक्स्ट्रा डर है, ये आपके दिल में, आपके दिमाग को, उससे क्या होता है, आपका दिमाग आपके शरीर को, आपके तंत्रिकाओं को एक संदेश भेजता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है। उस डर को निकालो और फेंक दो कि यार मैं कर सकता हूं, यार क्यों नहीं कर सकता भाई, ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता। भाई इकोनॉमिक्स भी तो एक सब्जेक्ट ही है यार, जब मैं बाकी सारे विषय पढ़ लूंगा तो इकोनॉमिक्स में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो इस डर को, अगर आप डर के क्लास में बैठने वाले हो, डर के पढ़ाई करने वाले हो, तो कुछ नहीं आने वाला। डर जो है एकदम निकाल दो दिमाग से। कॉमन सब्जेक्ट है, नॉर्मल सब्जेक्ट है, जैसा कोई भी सब्जेक्ट होता है वैसा ही है। बाकी चीजें सीख लेते हो, इको भी सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ा स्टेप है, ये बहुत बड़ा एक कदम है जो हम सबको उठाना चाहिए। दूसरी चीज, चलिए तो हम कर चुके बात। हाँ, दूसरी चीज क्या है, बिगिनर्स के साथ आपको क्या करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने यहां पर आपको देखिए एक बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, वो है आपको एक सही स्रोत चुनना है। इकोनॉमिक्स में दिक्कत क्या होती है, क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, हमको ज्यादा पता नहीं है इस विषय के बारे में, तो हम करते क्या हैं, हम दूसरों की बातों में आते रहते हैं कि कोई हमको मिला, हमारा कोई सीनियर, कोई विद्यार्थी, कोई पिछले साल का टॉपर, उसने बोल दिया ये फलाना XYZ किताब है, ये पढ़ लो, ये सबसे अच्छी किताब है। हम उसको पढ़ने बैठ जाते हैं, फिर हमें कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाता है, क्योंकि हमें, हमारे पास खुद की जज करने की कैपेबिलिटी तो है नहीं, ये विषय हमको आता नहीं है। तो फिर क्या होता है, हम एक दूसरा चीज देखते हैं माफ कीजिएगा, अब हमको कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाता है, वो कहता है अरे ये किताब क्यों पढ़ रहा है, इससे तो बहुत मुश्किल है वो वाला एक कोचिंग है, उसके नोट्स आते हैं, ऐसे 200 पेज के नोट्स हैं, बस वो पढ़ ले, बस सब कुछ उसमें से आ जाएगा। तो हम उस किताब को बीच में त्याग कर वो नोट्स उठा लेते हैं और नोट्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमें को बोलता है अरे वो वाले सर के यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़े हैं, वो सुन ले, ये सब छोड़ दे सब। तो हम क्या करते हैं, हम कई नावों की सवारी करना शुरू कर, ये अपने आप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक। तो होता क्या है ना कि हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम हमने पढ़ा। अब नेशनल इनकम हमने एक किताब से भी पढ़ लिया, हमने नोट से भी पढ़ लिया, हमने यूट्यूब लेक्चर से भी देख लिया, हमने और 4 जगह से पढ़ लिया, तो हम नेशनल इनकम ही पढ़े जा रहे हैं। ये याद रखिए कि मूविंग ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या होता है, हम देखते हैं यार 1.5 महीना हो गया पढ़ते हुए, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं तो नेशनल इनकम से क्या 1-2 सवाल आए होंगे, तो हमसे बस वो 1-2 सवाल होते हैं, बाकी कुछ होता ही नहीं। तो हम डर जाते हैं कि यार 1.5 महीने से पढ़ रहा हूं, एक सवाल हो रहा है। अरे भाई 1.5 महीने से पढ़ रहे हो पर तुमने एक ही चैप्टर पढ़ा है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको एक सोर्स के साथ कमिट करना पड़ेगा कि यार ये एक सोर्स है और ये मेरा सोर्स है। आप उसके उस सोर्स से जुड़ने के पहले आप भले ही 5 लोगों से बात कर लीजिए। मैं तो आपको अपना ही कोर्स रेकमेंड करूंगा कि आप मेरा कोर्स लीजिए, लेकिन अगर आपको मेरे कोर्स के बियॉन्ड भी कुछ और देखना है तो आप 5 लोगों से बात कीजिए कि यार कौन सा टीचर अच्छा है, कौन से नोट्स अच्छे हैं, कौन सी किताब अच्छी है। ठीक है, आपको जो सही लगे उस एक को पकड़ लीजिए, और जब तक उस एक को आप आगे से पीछे तक पूरा खत्म ना करें, अगले पे ना जाएं।
ये जो वॉन्डरिंग अराउंड होता है ना, कि हमने एक सोर्स से 4 पन्ने पढ़ लिए, फिर 10 पन्ने पढ़ लिए, फिर जो है हम दूसरे पे चले गए, फिर हम तीसरे पे चले गए, ये हमको बहुत ज्यादा नुकसान करता है। ये आपको नहीं करना है। तो एक सिंगल स्रोत, अगर आप टीचर चुन रहे हैं तो टीचर भी एक होना चाहिए। अगर आप बुक चुन रहे हैं तो बुक भी एक होनी चाहिए। अगर आप नोट्स चुन रहे हैं तो नोट्स भी एक चुनिए। जो भी चुनना है एक चुनिए, और जो चुन लिया वो चुन लिया। अब उसको हर हफ्ते बदलना नहीं है। ये बात याद रहेगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक को पूरा तो करके देखो। देखो सब्र होता है। मैं इकोनॉमिक्स के बारे में मैं बार बार ये कहता हूं कि इकोनॉमिक्स का जो लर्निंग कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है। जो बच्चे मेरे साथ पढ़ चुके हैं वो इस बात को जानते होंगे। इकोनॉमिक्स का लर्निंग कर्व कुछ ऐसा होता है कि शुरुआत में क्या होता है, बड़ी ऊंची चढ़ाई होती है, आपको बड़ी मेहनत लगती है। आपने देखा है कभी आप पहाड़ चढ़ें तो यार, चढ़ाई चढ़ने में साइकिल चलाएं आप ऐसे स्लोप पे, तो यहां पर आपका बड़ा सांस फूलेगा, आपको बहुत दिक्कत होगी, आपको बहुत दम लगाना पड़ेगा, आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही हैवी लिफ्टिंग है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति तो करीब करीब इकोनॉमिक्स का आधा, जैसे मान लीजिए मैं अगर 55 क्लासेस में इकोनॉमिक्स कराता हूं तो मैं खुद ही कहता हूं कि मेरी भी पहली 25-26 क्लासेस ऐसी ही हैं, या इनफैक्ट 27-28 क्लास मान लो, करीब आधा सिलेबस जो है आपका वो ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा चढ़ाई है, जिसमें एक्चुअली हार्ड वर्क है। लेकिन एक बार आप अगर इसको पूरा कर लेंगे तो फिर एक स्लोप पे साइकिल चलाने जैसा है, जहां पे आपको तेज हवा लगेगी, फिर आपको बहुत मजा आएगा। फिर ये बहुत आसान है, इससे आसान कोई विषय नहीं है, क्योंकि बेसिक्स आपने सारे यहां इकट्ठे कर लिए और अब उन बेसिक्स का ही यहां पे बस उपयोग होगा। वो बहुत ही आसान है। फिर तो मेरी क्लासेस में भी ऐसा होता है कि मैं पढ़ाता रहता हूं, बच्चे बोलते हैं हाँ सर समझ में आ गया, आगे चलिए, लेट्स इंक्रीज द स्पीड, क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे बच्चे बोलते हैं सर धीमे पढ़ाइए, और यहां पे बच्चे ही कहते हैं कि सर धीमे पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा सा तेज पढ़ाइए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो होता क्या, दिक्कत क्या होती है कि हम में से बहुत लोग इस स्टेज में कहीं छोड़ देते हैं। यहां पर आए, यहां पर हमने छोड़ दिया, हमने क्विट कर दिया। और अगर आपने क्विट कर दिया फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये आपको पूरा करना, और ये मेरे साथ नहीं, आप किसी भी विषय से पढ़े, आप किसी भी टीचर से पढ़े, आप किसी भी किताब से पढ़े, ये आपको देखने को मिलेगा। तो बेटा एक जो धैर्य है, एक जो संयम है, वो आपको बना के रखना पड़ेगा। अगर इस संयम का साथ छोड़ दोगे, धैर्य को छोड़ दोगे, तब तो भाई बहुत दिक्कत होने वाली। ये बात याद रखिएगा। तो एक स्रोत आपको पकड़ना है, पहला टिप मेरा ये है, बिल्कुल पहला, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप खरीद लें, वो है एक डिक्शनरी। डिक्शनरी अंग्रेजी भाषा की नहीं, विषय की डिक्शनरी। इंटरनेट पे भी होती है आजकल, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक हार्ड कॉपी खरीद लें, क्योंकि इंटरनेट पे दिक्कत क्या होती है, आप जाते हो एक शब्द का मतलब ढूंढने, फिर आप फेसबुक भी खोल लेते हो, फिर आप इंस्टाग्राम भी खोल लेते हो, फिर आप ट्विटर भी खोल लेते हो, फिर आप किसी से चैट भी करने लग जाते हो। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा। तो मैं आग्रह ये करूंगा, बहुत सारे पब्लिशर्स की क्या आती है, इकोनॉमिक्स की डिक्शनरी आती है, विषय की डिक्शनरी, इकोनॉमिक्स डिक्शनरी आती है। तो इसमें क्या होता है, इकोनॉमिक्स के जो आपके टर्मिनोलॉजीज हैं उनका मतलब है, ज्यादा नहीं, 200-250 रुपए की आती है ये आप एक बार का खर्चा कर लें। इकोनॉमिक्स आप जब भी पढ़ रहे हैं, कोई डिफिकल्ट शब्द लगा, इंटरनेट पे मत जाइए, सीधा इस डिक्शनरी को अपने पास रखिए, अपने टेबल पे साइड में सजा के रखिए। जैसे ही कोई शब्द मुश्किल लगा, 1 सेकंड का पॉज लीजिए, डिक्शनरी उठाइए, खोलिए, पन्ना ढूंढिए, मीनिंग देखिए, 1 सेकंड सोचिए, समझ में आया, डिक्शनरी बंद कीजिए, आगे पढ़ना शुरू। यही काम आपको लगेगा कि ये तो सर टाइम खराब हो रहा है, मैं फोन पे ही ना देख लूं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, और आपको पता है कि मैं सच कह रहा हूं, कि अगर आप फोन पे देखोगे तो आपका 4 गुना ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप पक्का डिस्ट्रैक्ट होगे। तो ये डिक्शनरी का एक खर्चा मैं चाहूंगा आप लोग जरूर करें। छोटा सा खर्चा है, 200-250 रुपए का, चलो 300 रुपए की होगी, लेकिन ये एक चीज खरीद के रख लो, ये बहुत काम आने वाली है। तीसरी चीज है आपकी अखबार। यार इकोनॉमिक्स आप जो भी अखबार पढ़ते हो, मैं ये नहीं कहूंगा द हिंदू ही पढ़ो, मैं ये नहीं कहूंगा इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ो, अगर आप कोई हिंदी का अखबार भी पढ़ते हो, आप अगर जनसत्ता भी पढ़ते हो, दैनिक जागरण भी पढ़ते हो, आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ते हो, जो आपके दिल में आता है, कौन सा अखबार आपके यहां मिलता है आप वो पढ़ते हो, उसका जो आर्थिक पन्ना है उसमें आप 15-20 मिनट रोज जरूर गुजारिए। भले ही आप द हिंदू की मेरी क्लास कर रहे हो, द हिंदू की क्लास में कराता हूं, भले ही आप उसे कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप क्या करें, इस पन्ने पर 15-20 मिनट आप कम से कम जरूर लगाएं। अगर आप 15-20 मिनट इस पेज पर गुजार देंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसकी जो टर्मिनोलॉजीज है वो आपको समझ में आनी तुरंत शुरू हो जाएंगी। इसकी जो शब्दावली है उसका आप बहुत आसानी से उपयोग करना शुरू कर देंगे। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो ये आपको 15-20 मिनट गुजारने हैं, ज्यादा नहीं, 1 या 2 न्यूज पढ़िए, जो शब्द समझ में नहीं आया डिक्शनरी में मीनिंग देखिए, कोशिश कीजिए कि रोज की एक न्यूज मुझे समझ में आ जाए। रोज की एक न्यूज मैंने अखबार में स्क्रैच से पढ़ी, इतना लंबा आर्टिकल मत पढ़िएगा, छोटा वाला ही पढ़िए, लेकिन जो जो आपका 1 कॉलम या 2 कॉलम का आर्टिकल होता है वही पढ़िए, लेकिन आप कोई सी एक न्यूज, 2 न्यूज, कुछ भी आप पढ़ लीजिए और बस मुझे समझ में आ गई पढ़ के। ये स्किल आप डेवलप कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और अगला है प्रैक्टिस। ये बात तो हम जानते हैं कि भाई आपको, अगर कोई टेस्ट हो रहा है, कोई पीवाईक्यूज है ना,
कहीं पर कोई आपका इकोनॉमिक्स की, जैसे अगर मान लीजिए मैं क्लासेस ले रहा हूं तो मैं क्लास में क्विज ले रहा हूं, कई बार मैं स्पेशल क्लासेस के माध्यम से क्विज लेता हूं इकोनॉमिक्स की, या और भी संस्थान लेते होंगे। आप जहां भी हैं आप इसको जरूर करें, प्रैक्टिस का कोई मौका ना छोड़ें। जितने ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, देखिए इकोनॉमिक्स के साथ बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा दिमाग जो है वो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से सोचने के लिए प्रशिक्षित नहीं है, उसके दृष्टिकोण से सोचने के लिए वो प्रशिक्षित नहीं है, ट्रेंड नहीं है। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो कि यार इकोनॉमिक्स के नजरिए से, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सोचा जाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो अगर आप अपने दिमाग को ट्रेन करते रहोगे तो ये प्रैक्टिस आपकी बनी रहेगी, ये आपका एक जो है समाधान होता रहेगा। ये अपने आप में बहुत जरूरी एक स्टेप है, इसका आपको पालन करना है। तो ये कुछ कदम है जिनका आपको पालन करना है। अच्छा, ये तो मेरा ही बनाया हुआ एक ग्राफिक है। हाँ जी, अब ये तो बता दिया मैंने क्या करें, अब क्या ना करें, ये और ज्यादा जरूरी है। क्या करें से ज्यादा जरूरी ये है कि क्या ना करें, क्योंकि करें वाली बात बच्चे मान लेते हैं, ना करें वाली बात कोई नहीं मानता। खैर चलिए, तो क्या ना करें क्या है भैया, पहले ही दिन कोई दत्त सुंदरम और ये एडवांस्ड किताबें जो हैं, कि भाई क्या होता है, हमको लगा कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और क्या होता है ना, यूपीएससी को लेकर मार्केट में है 50 तरह की अफवाहें। यूपीएससी को लेकर मैं एक बार देख रहा था, और कुछ तो यार टीचर्स ही ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं यूपीएससी में, तो जो वास्तव में सरकार पॉलिसी रिसर्च कर रही है उन पे ऐसा कुछ नहीं आता। इट्स अ वेरी बेसिक इकोनॉमिक्स पेपर, कोई हाई फंडा इकोनॉमिक्स आपसे नहीं पूछी जाती। तो जो बहुत ज्यादा एकेडमिक किताबें हैं, जैसे आपकी, मैंने एक किताब का नाम लिख दिया, दत्तन सुंदरम हो गया, या जो कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं, या फिर कई बार क्या है, किसी अर्थशास्त्री ने, रघुराम राजन ने कोई किताब लिखी है भाई इकोनॉमिक्स की, उन सब में खरीद कर टाइम और पैसा खराब ना करें। हम लोग कई बार क्या करते हैं, ऐसी किताबें खरीद लाते हैं, पर इस बात को समझिए कि रघुराम राजन एक अर्थशास्त्री हैं। वो हो सकता है इकोनॉमिक्स के किसी एक टॉपिक पे, किसी एक छोटे से मामले पर उन्होंने पूरी किताब लिखी हो। अब वो मामला आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके लिए आप पूरी किताब पढ़ें। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो रघुराम राजन ने एक आपका ब्रेकिंग द मोल्ड नाम की किताब लिखी थी। मैं आपको एक्चुअली चीज बताता हूं, वो किताब मैंने पढ़ी है, क्योंकि मैं टीचर हूं, मेरा पढ़ना बनता है, आपका पढ़ना नहीं बनता उस किताब का। मेरे लिए जरूरी है क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा पर्सपेक्टिव चाहिए, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, लेकिन आपके लिए आवश्यक नहीं है। उस पूरी किताब को पढ़ के मेरे को 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले जो आपको मैंने क्लासेस में पढ़ा दिए, लेकिन अब उस किताब को पढ़ने में आपको लग जाएगा 4 महीना। तो आप क्यों पढ़ रहे हो भाई उस किताब को? आपके लिए नहीं है वो काम की। तो जो बेसिक किताबें हैं उन पर स्टिक करना है। ये जो हाई फंडा फैंसी किताबें आती हैं कि भाई नए नए नया रिसर्च हुआ है, कुछ उस पर कुछ छपा है, कुछ बच्चे जर्नल्स सब्सक्राइब कर लेते हैं कि मैं तो रिसर्च जर्नल्स पढ़ रहा हूं। अरे क्यों पढ़ रहे हो भाई? पीएचडी थोड़ा ना करनी है। तो पहले ही दिन से, इनफैक्ट कभी भी अपनी प्रिपरेशन में इस तरह की हाई फंडा किताबें आपको नहीं पढ़नी है। ये याद रखिए, प्लीज अंडरस्टैंड कि आप एक जनरल स्टडीज नाम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसके नाम में जनरल है। नाम में जनरल है मतलब जो करिकुलम है वो तो बहुत जनरल सा ही होगा ना यार। तो जनरल करिकुलम में ज्यादा एडवांस करने की कोई खास जरूरत मेरे नजर में नहीं है। ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम जो बच्चे करते हैं कि वो नोट्स बनाते रहते हैं, रिवीजन नहीं। अरे यार, ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मैं जब भी पढ़ाता हूं, एक ही हमारे यहाँ ना यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को ना एक पीडीएफ इकट्ठी करने का एक अलग तरह का शौक आजकल चढ़ा है कि सर पीडीएफ दे दो बस मेरे को, मैं नोट्स चाहता हूं, बहुत सारे नोट्स मेरे को सबके चाहिए। जो मैं क्लास में पढ़ा भी रहा हूं वो भी बच्चा साथ में लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, सोच नहीं रहा, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन नहीं रहा, बस लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है, और वो लिख के साइड में रख दिया, उसको रिवाइज नहीं किया। अरे भाई, वो सजाने का काम, वो कोई आभूषण थोड़े ना है, वो कोई घर की सजावट का सामान थोड़े ना है, उसको पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है। इकोनॉमिक्स को अगर आपने रोज रिवाइज नहीं किया तो आप नहीं सीख सकते। मैं आपको ये क्लियरली बता रहा हूं, मैं अपने प्लस बैचेस में भी ये बात बताता हूं कि अगर जो मैंने आज पढ़ाया, अगर कल की क्लास के पहले आप उसको रिवाइज करके नहीं आए हैं, तो आप ये लिख के रख लीजिए कि आपको नहीं समझ में आएगा। और रिवाइज करना मतलब जो बस कल की क्लास में पढ़ाया उसके जो भी नोट्स हैं जो हम लिखते हैं वो आपको मिल ही जाता है हमारे पोर्टल पे। तो भाई आप बस उसको एक बार पन्ने पलट लीजिए, पन्ने भर आपने पलट लिया, उतना काफी है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फटाफट देखते चले जाइए, अच्छा अच्छा हाँ सर ने यहाँ पे ये कहा था, ये एग्जाम्पल दिया था। इतना रिवीजन अगर आपने नहीं किया रोजाना, और रोजाना मतलब रोजाना, मतलब अगली क्लास में बैठने का नैतिक अधिकार आपको तभी होना चाहिए जब आपने कल की क्लास का रिवीजन कर लिया है, वरना मत आओ, कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं आपको अभी बता रहा हूं। तो ये एक अनुशासन हमको अपने अंदर लाना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ न्यू सब्जेक्ट यार, इट्स अ न्यू सब्जेक्ट। ये नया विषय है, इसके बारे में नहीं है आपको जानकारी, आप कोई नई स्किल सीख रहे हो, उसको कभी कभी पढ़ोगे तो कैसे होगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, एक क्या है, अखबार को पढ़ना लेकिन उस पर सोचना नहीं। कि अखबार, अतुल सर ने बोला अखबार पढ़ना है, तो अखबार तो पढ़ रहे हैं भाई, अखबार लेके बैठ गए।
अखबार के पन्ने पलट लिए, दो कोई भी न्यूज पढ़ ली, उस पर सोचा कुछ नहीं। उसमें मान लो अखबार में न्यूज आई कि फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि भाई फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए हम ये कदम उठाएंगे। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, क्या इन कदमों से वो कैसे कम होगा। ठीक है, और अगर फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा तो हमारा भाई ब्याज की देनदारी कम हो जाएगी। फिस्कल डेफिसिट का ब्याज से क्या संबंध है। ये सारे बेसिक्स आपको जब आप न्यूज पढ़ रहे हैं तो आपको एक बार इनको सोचना है। अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो उसको लिख के रखना है, टीचर से अगली क्लास में पूछना है। आप लोग जब कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा पर्पस ये भी होता है कि आप अपने डाउट्स का रियल टाइम सोल्यूशन कराएं, ताकि आप ज्यादा सीख पाएं। तो ये करना है, केवल अखबार को पढ़ने के लिए आप लगे रहे। हम तो बस सर ने बोला है 2 न्यूज पढ़नी है तो कुछ भी पढ़ ली, 2 न्यूज फालतू फालतू, और उस पर कुछ सोचा नहीं, बस हाँ डेटा याद कर लिया कि इस कंपनी में 8.2% की ग्रोथ हुई। इसका क्या करोगे आप, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो आइडिया यह है कि इसको सोचना है, इस पर विचार करना है। रटने की कोशिश देखो इकोनॉमिक्स में ना करें, कोई फायदा नहीं है। डेटा हर साल बदल जाएगा, डेटा आपसे पूछा भी नहीं जाता है ना। और प्रीलिम्स के जस्ट पहले थोड़ा सा रटने का सामग्री आपको मिल जाएगी, वो आप रट लीजिएगा। अदरवाइज आपको रटने की ऐसी कोई खास जरूरत इस एग्जाम में है नहीं, है ना। रट्टिफिकेशन वाला एग्जाम ये है नहीं। तो भाई बिल्कुल आप अगर आप रटेंगे, जो चीज याद नहीं, जो चीज समझ नहीं आई, उसको कितने दिन याद रख पाओगे यार। इंसानी दिमाग है ना, बहुत सारे विषय पढ़ने हैं आपको यूपीएससी में, केवल अकेला इकोनॉमिक्स तो पढ़ना है नहीं आपको ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं मानता हूं। देखो, टू समराइज, सबसे पहली चीज, इकोनॉमिक्स से डरना छोड़ दी। नहीं, उससे भी पहली चीज, इकोनॉमिक्स को छोड़ के जाना है, ये तो पाप है। ये सोचना भी पाप है। आप में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं इको पढ़ के नहीं जाऊंगा। दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स से डरना बंद कर दीजिए। डरने वरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही एक अच्छा विषय है, इजीली स्कोरिंग विषय है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसमें स्कोर कर सकते हैं। तीसरी चीज, आपको क्या करना है, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीकों से पढ़ना है। एक सोर्स चुनना है, डिक्शनरी खरीदनी है, अखबार पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। ये 4 चीजें करनी है। क्या नहीं करना, हाई फंडा, हाई लेवल किताबें जो है उनको नहीं पढ़ना है। अखबार को अगर पढ़ रहे हैं तो उस पर विचार करना है, रटने का कोई प्रयास नहीं करना। और भगवान के लिए ये पीडीएफ बंद करो, उनको रिवाइज करना और पढ़ना भी शुरू करो। अगर आपने मेरी इन बातों को मान लिया तो मैं आपको सच बता रहा हूं, आप जब यूपीएससी का प्रीलिम्स दे, देखो मेंस का तो मैं हमेशा दावा करता हूं कि मेंस में तो एक भी सवाल आ ही नहीं सकता मेरे पढ़ाई के बाहर से। और प्रीलिम्स में भी मैं ये कहता हूं कि अगर 15 सवाल आ रहे हैं तो 11 से 12 सवाल आप में से हर कोई आराम से कंफर्टेबली बिना परेशान हुए करके आए, विच इज अ फेयर डील। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या आप इन बातों को मानेंगे। अगर इन सब के अलावा आपके दिमाग में और भी कोई डाउट है तो आप निश्चित तौर पे मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्याओं को जरूर सुलझाऊं। इस समस्या के समाधान की इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।